नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला प्रश्न पूछा गया है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 2। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? तो सही विकल्प होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 3। लोक हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा कही गई है, यह रचित है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा तीसरे का डी, घनानंद। अगला प्रश्न है 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो सही विकल्प होगा डी, 4 भाग हो चुके हैं अभी तक प्रकाशित। अगला प्रश्न है 5। जंक्शन कहानी के लेखक कौन हैं? तो जो जंक्शन कहानी है ये है मुक्तिबोध की, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 6। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? तो जो 6 का सही विकल्प होगा तो ये होगा राधा कृष्ण। जो राधा कृष्ण नाटक है ये हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 7। तो प्रश्न में पूछा गया है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो बताना है कि जो रक्षाबंधन कहानी है किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। जो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है इनकी कहानी का नाम है रक्षाबंधन, ये एक प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है 8। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो ये होगा टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर की जीवनी है। अगला जो प्रश्न है 9। तो प्रश्न में पूछा गया है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो जो आवारा मसीहा है ये है शरदचंद्र की जीवनी, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 10। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो सही विकल्प होगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं ये दलित लेखक हैं या रचनाकार हैं। अगला प्रश्न 11। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो 11 का सही विकल्प होगा तो ये होगा मिर्ज़ापुर, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 12। तो प्रश्न में पूछा गया है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लल्लू लाल जी के द्वारा, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो यह ब्रज भाषा में रचित, ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 14। तो प्रश्न में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम कहानी किसे मानते हैं? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। अगला जो प्रश्न है 15। तो पूछा गया है, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, सबसे पहले प्रेमाश्रम, उसके पश्चात गबन, उसके पश्चात कर्मभूमि और सबसे अंत में गोदान। ये चारों उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न में पूछा गया है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया था मालवीय जी द्वारा किया गया था। तो पूछा गया है दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन बताना है, तो ये होता था आपके प्रतापगढ़ से, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 17। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है तो वह तथ्य बताना है। तो यहाँ पर जो तथ्य गलत होगा तो वो होगा सी, अर्थात दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये गलत होगा। जो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय ना होकर अज्ञेय थे। बाकी जो उचित या सही तथ्य हैं उन्हें देखते हैं। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये सही होगा। आगे है, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, तो ये भी सही होगा। अगला है, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, तो ये भी सही होगा।
तो ये स्लाइड हो चुकी है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 18। तो प्रश्न में पूछा गया है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये कथन कहा गया है ये तुलसीदास के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 19। तो प्रश्न में पूछा गया है, उत्तरायण किसकी कृति है? तो जो 19 का सही विकल्प होगा तो ये होगा रामकुमार वर्मा। उत्तरायण रामकुमार वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न 20। तो प्रश्न में पूछा गया है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो ये है 17। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 21। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ये होगा कृतवासी रामायण का। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 22। तो प्रश्न में पूछा गया है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन से हैं? तो जो 22 का सही विकल्प होगा तो ये होगा रमेश चंद्र शाह। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 24। माधव हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है विद्यापति की। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 25। ऋतु वर्णन में इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। जो पंक्ति है इसे फिर से पढ़ते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियाँ किसके संबंध में कही हैं? तो सही विकल्प होगा सेनापति के संबंध में। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 26। तो पंक्तियाँ हैं, भूली कहत नभ रस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये होगी देव की। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 27। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो सही विकल्प होगा सी चौखट। बाकी काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये तीनों उपन्यास कमलेश्वर के हैं। अगला प्रश्न है 28। तो प्रश्न में पूछा गया है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा राजेंद्र यादव का। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 29। तुलसी गंग दो भई सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर जो उक्ति होगी ये होगी विकल्प ए भिखारी दास की रचना या पंक्ति। अगला प्रश्न है 30। जमुनजल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जो जमुनजल तुम काव्य है ये है केदारनाथ अग्रवाल का। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 31। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? तो ये होंगे हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो ये होगा सीमाएं टूटती हैं। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 34। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो जो 34 का सही विकल्प होगा तो ये होगा मुंशी दयानारायण। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 35। माधवनल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं आलम। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 36। स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। तो जो स्वयंभू की कृति का नाम होगा तो ये होगा पुंचर्यू। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 37। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो जो सिद्ध साहित्य है ये धर्मवीर भारती की रचना है। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 38। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जपियो अभटा ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति होगी विद्यापति की। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 39। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं?
तो ये है विकल्प ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो ये होंगे डी गोपीचंद। जो गोपीचंद है इनका संबंध है नाथ संप्रदाय से। बाकी सरहप्पा, कुकुरीपा, शबरपा ये तीनों का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है 41, तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है ये भारोपी परिवार की भाषा है, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 42, प्रश्न में पूछा गया है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है 43, तो प्रश्न में पूछा गया है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? विकल्प में है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या मालवी। तो आपको सही जवाब का उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो 43 का सही विकल्प होगा तो ये होगा बुंदेली, ए सही विकल्प होगा। जो झांसी, जालौन और हमीरपुर में बुंदेली बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है? विकल्प में है महाप्रांत, उपप्रांत, लघु प्रांत या विशाल प्रांत। तो सही विकल्प होगा बी उपप्रांत में। अगला प्रश्न देखते हैं 45, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? विकल्प में है अभिधात्मक, लक्ष्मणा से युक्त, व्यंजनात्मक या अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो जो 45 होगा तो इसका सही विकल्प होगा ए, जो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 46, तो प्रश्न में पूछा गया है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? विकल्प में है ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप। तो जो 46 है ये होगा उपभाषा। अगला प्रश्न है 47, तो प्रश्न में पूछा गया है गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? विकल्प में है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या बघेली। तो सही विकल्प होगा बी भोजपुरी। अगला प्रश्न है 48, तो प्रश्न में पूछा गया है टकसाली भाषा कहते हैं, तो बताना है टकसाली भाषा किसे कहते हैं? विकल्प में है संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी परिनिष्ठित भाषा को। अगला प्रश्न है 49, तो प्रश्न में पूछा गया है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? विकल्प में है ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली। तो सही विकल्प होगा ए ब्रजभाषा। जो ध्रुपद गायन होता है ये ब्रजभाषा में होता है। अगला प्रश्न 50, बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताइए। विकल्प में है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। तो जो 50 का सही विकल्प होगा तो ये होगा मगही, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 51, तो प्रश्न में पूछा गया है अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विकल्प में है विट्ठलनाथ, बल्लभाचार्य, सूरदास या रामानंद। तो सही विकल्प होगा ए विट्ठलनाथ। जो विट्ठलनाथ है इनके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है 52, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो बताना है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? विकल्प में है हित हरिवंश, बल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या मध्वाचार्य। तो जो 52 का सही विकल्प होगा तो ये होगा स्वामी हरिदास, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 53, तो प्रश्न में पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विकल्प में है विनय पत्रिका, दोहावली, कविता बलि या हनुमान बाहुक। तो जो 53 का सही विकल्प होगा तो ये होगा डी हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना का नाम है हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है 54, मृगावती किसकी रचना है? विकल्प में है उस्मान, कुतुबन, मंजन या जायसी। तो सही विकल्प होगा कुतुबन। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? विकल्प में है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या आलम। तो सही विकल्प होगा
पद्माकर, सी सही विकल्प होगा। बाकी बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव इत्यादि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है 56, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो 56 का सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, ऊ। जो छोटा ऊ है ये दीर्घ स्वर नहीं होगा। अगला प्रश्न है 57, हिंदी में कितने वचन होते हैं? विकल्प में है 2, 3, 4 या 5। तो सही विकल्प होगा 2, हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगला प्रश्न है 58, तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? विकल्प में है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन। तो सही विकल्प होगा सी, फ्रेंच। अगला प्रश्न है 59, तो प्रश्न में पूछा गया है पंडिय सहल सत बखानिय देही बुद्ध बसंत न जानिए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में सरहप्पा, कणहप्पा, शबरीपा या नागार्जुन। तो जो 59 का सही विकल्प होगा तो ये होगा सरहप्पा। अगला प्रश्न है 60, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? विकल्प में है 3, 4, 5 या 7। तो सही विकल्प होगा 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 61, तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विकल्प में है पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्ज्वल। तो जो 61 का सही विकल्प होगा बी, निरापराध। अगला प्रश्न है 62, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक का नाम बताइए। विकल्प में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलबेल या बसंत विलास। तो 62 का सही विकल्प होगा बी, वर्ण रत्नाकर। जो वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है 63, तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। विकल्प में है आप, चलना, आकाश या लंबा। जो 63 का सही विकल्प होगा आकाश। अगला प्रश्न है 64, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विकल्प में है विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। तो 64 का सही विकल्प होगा सी, अर्थात विग्रह। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह। अगला प्रश्न है 65, तो प्रश्न में पूछा गया है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? विकल्प में है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो 65 का सही विकल्प होगा अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है 66, साहित्य में रस का अर्थ होता है। विकल्प में है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो सही विकल्प होगा 66 का डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला प्रश्न है 67, तो प्रश्न में पूछा गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प में है मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य। 67 का सही विकल्प होगा गुण। अगला प्रश्न है 68, इनमें से कौन सा संधि का गुण है? तो जो 68 का सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 69, तो प्रश्न में पूछा गया है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प में है तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या देशज। तो सही विकल्प होगा ए, तत्सम। अगला प्रश्न है 70, तो प्रश्न में पूछा गया है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? विकल्प में शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या ए और बी दोनों का। तो 70 का सही विकल्प होगा सी, वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है 71, तो प्रश्न में पूछा गया है अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा। विकल्प में है तरंग, घोटक, घोड़ा या है। तो 71 का सही विकल्प होगा तरंग।
बाकी घोटक, घोड़ा और है ये तीनों अशुभ का पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न है छंद के कितने भेद होते हैं? विकल्प में है 4, 8, 5 या 9। तो सही विकल्प होगा 4। छंद के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 73, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची होगा? विकल्प में है अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। तो जो 73 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सेना। अनेक का पर्यायवाची होता है सेना। अगला प्रश्न है 74। तो प्रश्न में पूछा गया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। विकल्प में है संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो जो 74 का सही विकल्प होगा तो वो होगा संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है 75। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो जो 75 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, बागर्थ। अगला प्रश्न है 76। तो प्रश्न में पूछा गया है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो बताना है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? विकल्प में है रस, अलंकार, गुण या छंद। तो जो 76 का सही विकल्प होगा तो वो होगा अलंकार। जो अलंकार है ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है 77, अध का विलोम क्या होगा? विकल्प में है पूर्ण, समाप्त, रति या खत्म। तो 77 का सही विकल्प होगा पूर्ण। जो अध का विलोम होगा तो वो होगा पूर्ण। अगला प्रश्न है 78, निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है? विकल्प में है पढ़ना, बह, घर या गहरा। 78 का सही विकल्प होगा बह। अगला प्रश्न है 79, किसी कार्य किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। विकल्प में है काल, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। तो जो 79 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, क्रिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है 80, छंदशास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो विकल्प में है पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु। तो सही विकल्प होगा बी, पिंगल। जो छंदशास्त्र के प्रणेता या संस्थापक आचार्य थे तो वे थे पिंगलाचार्य। बी सही विकल्प होगा। इन्हें पिंगल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 81, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते हैं। क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो जो 81 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, अव्यय। जो अव्यय हैं इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है 82, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? जो प्रत्येक शब्द है इसमें बताना है कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है प्र, प्रति, एक या इक। तो 82 का सही विकल्प होगा बी, प्रति। अगला प्रश्न है 83, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प में है 11, 4, 7 या 2। तो सही विकल्प होगा 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी गई है। अगला प्रश्न है 84। तो प्रश्न में पूछा गया है तद्भव शब्द बने हैं। तो बताना है कि तद्भव शब्द कैसे बने हैं। विकल्प में है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव करने से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो जो 84 का सही विकल्प होगा तो वो होगा डी। जो तद्भव शब्द बने हैं ये बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला प्रश्न है 85, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? विकल्प में है व, बैठ, अक या क। तो 85 का सही विकल्प होगा डी, क। बैठक में क प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है 86। तो प्रश्न में पूछा गया है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जो 86 का सही विकल्प होगा तो वो होगा ए, सम। जो संयोग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये सम का हुआ है। अगला प्रश्न है 87। तो प्रश्न में पूछा गया है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं?
विकल्प में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो 87 का सही विकल्प होगा ए पुल्लिंग। अगला प्रश्न है 88। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सुंदर। अगला प्रश्न है 89। निम्न में से काल कहलाता है। तो 89 का सही विकल्प होगा क्रिया के घटित होने वाले समय को काल कहते हैं। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 90। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो जो 90 का सही विकल्प होगा डी अंग। बाकी गोद, चिन्ह और संख्या है। अगला प्रश्न है 91। वाच्य किसके अनुसार बनता है। तो 91 का सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी से, कर्ता के, कर्म के और भाव के अनुसार वाच्य बनता है। अगला प्रश्न है 92। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो डैश कहलाते हैं। तो ये होगा समरूप या समोच्चारित शब्द। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो वे कहलाते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 93। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो 93 का सही विकल्प होगा ए लोगों की उक्ति। अगला प्रश्न है 94। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। विकल्प में है 6, 7, 8 या 5। तो 94 का सही विकल्प होगा 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं। अगला प्रश्न है 95। तो प्रश्न में पूछा गया है अनेकार्थिक शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो 95 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सी। अब्ज का गलत विकल्प मेघ होगा। बाकी शंख, चंद्रमा और कपूर सही विकल्प होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम 95 तक ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी जो 96 से 100 तक हैं ये पद्यांशों के प्रश्न हैं, इन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।